हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में सामाजिक अध्ययन के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो जुलाई 2019 वाले पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है, एथियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? पहला है, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। दूसरा है, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तीसरा है, मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। और चौथा है, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो इसमें जो सही नहीं है वह बताना है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प इसका उत्तर होगा कि 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। पहला विकल्प इसका सही है। अब ये एथियन लोकतंत्र जो है यह दुनिया का पहला ज्ञात लोकतंत्र था, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? पहला विकल्प है, उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। दूसरा है, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तीसरा है, वे उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। और चौथा है, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दी गई। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। चौथा विकल्प इसमें सही है। अब इसमें मिलान करना है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, कला रूप और नामावली। तो चलिए करते हैं मिलान। कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, तो यह है तैल चित्र, यानी कि इसको मिलाएंगे चौथे से। चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, तो इसको मिलाएंगे पहले से, नयनाभिराम। तीसरा है, भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला, तो इसको मिलाएंगे रूप चित्रण यानी दूसरे से, और डी को मिला देंगे तीसरे से। तो इस क्रम में पहला विकल्प सही है, पहला इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? पहला है सूरत, मद्रास, कलकत्ता। दूसरा है नागपुर, मदुरै, दिल्ली। तीसरा है पुणे, मद्रास, कलकत्ता। और चौथा है सूरत, मदुरै, दिल्ली। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, सूरत, मद्रास, कलकत्ता, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। दूसरा है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है, ये गलत भी सही, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, महलवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में
ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवारी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। दूसरा लिखा है कथन महालवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवारी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। तो इस प्रश्न में ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। पहला विकल्प है खानकाह, दूसरा है ईदगाह, तीसरा है गुल फरोसा और चौथा है दरगाह। तो सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। अब ये और जो विकल्प लिखे हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। खानकाह किसे कहते हैं? सूफी संतों के निवास को खानकाह कहते हैं। ईदगाह किसे कहते हैं? जहाँ पर ईद उल फितर और ईद अल अजहा की सुबह की नमाज अदा करी जाती है, उस जगह को कहते हैं ईदगाह। गुल फरोसा किसे कहते हैं? यह अगस्त के महीने में दिल्ली के महरौली में सभी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला फूलों का त्योहार है, इसे गुल फरोसा कहते हैं। और पूछा गया है सूफी संत के मकबरे को क्या कहते हैं? तो सूफी संत के मकबरे को दरगाह कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। पहला है रामानुज द्वारा, दूसरा है वासवन्ना द्वारा, तीसरा है एकनाथ द्वारा और चौथा है सखुबाई द्वारा। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, रामानुज द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है यह एक फौजदारी अदालत थी, दूसरा है यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो इसमें बताना है कौन सही है। तो इसमें पहला गलत है कि यह एक फौजदारी अदालत थी, ये गलत है। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, बी इसमें सही है। ये गलत, बी सही, यानी इसका दूसरा विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न है गैरीसन नगर से अभिप्राय है। पहला विकल्प है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है, दूसरा है किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं, तीसरा है वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है और चौथा है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर। तो गैरीसन नगर से अभिप्राय है किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है अभिकथन जब लंदन में अपराह्न 2 बजे है तो भारत में 7:30 बजे अपराह्न का समय है। कारण लिखा है भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 अंश 30 मिनट पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या है ए, तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। दूसरा लिखा है पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया। तीसरा लिखा है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो इसमें बताना है कौन से सही है। तो इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी कि ए, बी, सी सभी सही है, चौथा इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है
पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए, यानी पृथ्वी की सतह से शुरू करना है। तो इसमें दूसरा विकल्प इसका उत्तर है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। प्रश्न पूछा जाता है कि हवाई जहाज किस परत में उड़ाए जाते हैं, तो वह समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, वह भी समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इन सब बातों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है। तो ऋतुओं का कारण पूछा गया है, तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है हीलियम। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत है ये, 78%। ऑक्सीजन कितनी है, लगभग 21%। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। दूसरा है, लैब्राडोर एक गर्म धारा है। तीसरा है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें ए सही है, सी सही है। ए और सी सही है, यानी दूसरा इसका उत्तर होगा, ए और सी सही है। दूसरा क्यों गलत है, लैब्राडोर गर्म धारा नहीं है, ये एक ठंडी यानी शीत धारा है, इसलिए बी नंबर इसमें गलत है। ए और सी सही है। अगला प्रश्न है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। पहला है समुद्री गुफा, दूसरा है हिमोड़, तीसरा है लोयस और चौथा है तटबंध। तो हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। लिखा है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। दूसरा है, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। अब विकल्प लिखे हैं, शीतोष्ण घास स्थल, दूसरा है शीतोष्ण पर्णपाती वन, तीसरा है शंकुधारी वन और चौथा है भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, शंकुधारी वन। ये शंकुधारी वन की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। पहला विकल्प है, मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक चाप झील चिन्हित है। दूसरा है, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो अति अधिक है। तीसरा है, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। और चौथा है, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प इसका उत्तर है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो चौथा इसका उत्तर है कि भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि पहला विकल्प है, पवनी सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है। दूसरा है, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। तीसरा है, यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। और चौथा है, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है कि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। अगला प्रश्न है,
भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लिखा है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। दूसरा है भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें ए और बी दोनों गलत हैं। चौथा इसका उत्तर होगा कि ए और बी दोनों गलत हैं। अब ये गलत क्यों है ये भी जान लीजिए। लिखा है भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। तो ये इसलिए गलत है क्योंकि भूमि का उपयोग यातायात, उद्योग, आवास, व्यवसाय आदि सभी के लिए किया जाता है, केवल कृषि और वन के लिए नहीं किया जाता, इसलिए पहला गलत है। दूसरा क्यों गलत है? लिखा है भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। ये इसलिए गलत है क्योंकि भूमि का उपयोग स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता जैसे कारकों से निर्धारित होता है, इसलिए ये दोनों गलत है। अगला प्रश्न है रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। पहला है पवन की गति को रोकथाम कर मृदा के आवरण के संरक्षण में। दूसरा है मृदा में नमी बनाए रखने में। तीसरा है मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। और चौथा है अवननिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा के आवरण के संरक्षण में। अगला प्रश्न है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? पहला विकल्प है उच्चावच, दूसरा है समय, तीसरा है वनस्पति जात, प्राणी जात और चौथा है जलवायु। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, समय। अगला प्रश्न है वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। दूसरा है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा है जैव संसाधन और अजैव संसाधन और चौथा है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। अगला प्रश्न है विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विविधताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। दूसरा है जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों। तीसरा है जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों। और चौथा है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? लिखा है महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। दूसरा है महिलाएं फैशन परस्त होती हैं। तीसरा है महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं और चौथा है महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो इसमें लिखा है कि रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है, तो तीसरा विकल्प सही है, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। अगला प्रश्न है नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? लिखा है महिलाओं के लिए मताधिकार। दूसरा है महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। तीसरा है धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार और चौथा है श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, महिलाओं के लिए मताधिकार। अगला प्रश्न है जातिकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लिखा है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। दूसरा है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें जैन साधनों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तीसरा है इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। और चौथा है इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है कि इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी
जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लिखा है, यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। दूसरा है, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। तीसरा है, यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। और चौथा है, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, गुरु अंगद। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है, तो ए को मिलाएंगे पहले से, यानी ये तो मिला हुआ है, कृषि, श्रमिक, स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग। बी को मिलाएंगे तीसरे से, बड़ा किसान, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण और मध्यम किसान, उर्वरक, कीटनाशी, बीज। तो इस क्रम में तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प बताना है। तो इस प्रश्न के लिए जो सही है वह है, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती हुई बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो इनको आगे पीछे करके लिखा है, लेकिन इनको सही क्रम में लिखना है। तो चलिए देखते हैं इनको। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है, ये पहले नंबर पे आएगा, बी पहले पे आएगा। उसके बाद सी, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। उसके बाद आएगा डी, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। उसके बाद आएगा ई, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। और अंत में आएगा ए, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। तो इस क्रम में बी सी डी ई ए यानी पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट होता है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? पहला है सत्र न्यायालय, दूसरा है उच्चतम न्यायालय, तीसरा है उच्च न्यायालय और चौथा है जांच न्यायालय। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो इसमें सिर्फ बी सही है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है, केवल बी सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। लिखा है, सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, भारतीय केंद्रीय सरकार, दूसरा विकल्प है भारतीय अधिकारी तंत्र,
तीसरा है कोई भी राज्य सरकार और चौथा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। पहला विकल्प है बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। दूसरा है विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत है, इन्हें पहचानें। इसमें जो दो गलत है उनको पहचानना है। लिखा है वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। तीसरा है सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। और चौथा है सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझता है। तो इसमें बी गलत है और सी गलत है, गलत पूछे गए हैं, दूसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। पहला है कंठस्थ कराना, दूसरा है सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, तीसरा है पाठ्यचर्या को पूरा करना और चौथा है परीक्षा उत्तीर्ण कराना। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। अगला प्रश्न है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया। प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों पर स्मरण आधारित सीखना है। तो इसमें सिर्फ ए सही है, यानी पहला विकल्प सही है, केवल ए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। पहला है जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो इस प्रश्न के लिए ए और बी में से कोई सही नहीं है, चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। पहला है संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, दूसरा है वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, तीसरा है विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना और चौथा है पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला विकल्प है विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, दूसरा है अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, तीसरा है विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और चौथा है विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, विद्यार्थियों को सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, समुचित चित्र बनाना। तो इसमें कौन कौन सी क्रियाएं कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगी ये पूछा गया है। तो इसमें ए सी डी यानी तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वर्षागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? पहला है अनुभवों की तुलना, दूसरा है विश्लेषण करने की क्षमता, तीसरा है परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष और चौथा है तर्क करने की क्षमता। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। पहला है उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, दूसरा है उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, तीसरा है जनजाति गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना और चौथा है उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। अगला प्रश्न है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, दूसरा है समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, तीसरा विकल्प है सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए और चौथा है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कि केवल ठेस ना पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। पहला है राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, दूसरा है मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो इसमें बताना है केंद्र बिंदु होना चाहिए राजनीतिक जीवन अध्यापन का। तो इसमें ए और बी दोनों सही है, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? पहला है एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, दूसरा है विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, तीसरा है समूहों पर विचार पूर्वक चयन करना और चौथा है कार्य की पूर्ति करना। तो इसमें ए बी सी सही है, यानी कि पहला विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? समस्याओं की क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, दूसरा है विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, तीसरा है समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए और चौथा है दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। तो इसमें ए सही है, और डी सही है। ए और डी सही है, यानी दूसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? पहला विकल्प है मुजफ्फर आलम, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा विकल्प है रास सुंदरी देवी और चौथा विकल्प है जियाउद्दीन बर्नी। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, मुजफ्फर आलम। अगला प्रश्न है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? पहला है गुफा चित्रकारी, दूसरा है लघु चित्रकारी, तीसरा है शिलालेख और चौथा है हस्तलिपियां। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, लघु चित्रकारी। अगला प्रश्न है, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? पहला है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, दूसरा है समता के मुद्दे। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं,
चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। पहला विकल्प लिखा है वर्गीकरण करना, दूसरा है सामान्यीकरण करना, तीसरा है परिणाम निकालना और चौथा है परिकल्पना करना। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, परिकल्पना करना। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। लिखा है, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, दूसरा है वन्य जीव अभयारण्य का भ्रमण, तीसरा है व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना और चौथा है पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। पहला है कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है, दूसरा है भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है, तीसरा है कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है और चौथा है मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। अगला प्रश्न है, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। दूसरा है, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो इस प्रश्न में सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, तो ए और बी दोनों ही गलत हैं, चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुन कर आते हैं और कार्य संभालते हैं। पहला है सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा सदस्य। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सरपंच और वार्ड सदस्य, ए और बी यानी पहला विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है। पहला है सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, दूसरा है भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, तीसरा है शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना और चौथा है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। पहला है नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता और निर्णय लेता है, दूसरा है वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं, तीसरा है शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं और चौथा है वार्ड पार्षदों का सरपंच मुखिया होता है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। तो ये प्रश्न जुलाई 2019 वाले पेपर में पूछे गए थे। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।